इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और आज जो है वो शारदीय नवरात्र का समापन पर्व है। खुशी आप सबको इतनी मिले, कभी ना हो दुखों का सामना, माँ दुर्गा और श्री राम की बने रहे कृपा। हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को दशहरा पर्व की। मैं हूं आपके साथ कमलेश मुदगल और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। और दोनों का स्वीकार कीजिए नमस्कार। मित्रों, जैसा कि अभी कहा कि सबको शुभकामनाएं हैं, लेकिन वहीं हम दूसरी ओर आज 2 अक्टूबर में अहिंसा दिवस मना रहे हैं। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जैसी 2 महान विभूतियां जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ और जो आज भी कहीं ना कहीं जिनके हम पद चिन्हों पर चल के एक अहिंसा के पाठ को पढ़ते हैं, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और कार्यक्रम किसान की बात में, जो हमारे किसान भाई बहन हैं, जो आज के समय को देखते हुए कृषि में कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि हम प्राकृतिक खेती करें, हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके खेती करें। जो हमें मिल रहा है प्रकृति से वो ऐसा मिले कि हमारे स्वास्थ्य लाभ हो, किसान का उत्पादन भी अच्छा हो, दूसरी ओर आर्थिक स्थिति मजबूत हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। सभी स्तंभों को देखते हुए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर शिवाधार मिश्रा को। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। नमस्कार, मुझे सभी किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। और जैसा कि कमलेश बात हुई कि डॉक्टर शिवाधार मिश्रा से हम यही जानना चाहेंगे कि विषय प्राकृतिक खेती के जो विभिन्न आयाम हैं, विविध आयाम हैं, किस प्रकार से किसान प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो। बिल्कुल। और जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो सभी के मन में ये भी प्रश्न है कि भाई एकदम जो हम प्राकृतिक खेती की तरफ क्यों जाएं, क्यों जरूरी है कि हम प्राकृतिक खेती को दोबारा से अपनाएं। और वैसे तो हमारे फ़ोन नंबर सबको याद ही हैं, लेकिन जो नए श्रोता हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि हमारे स्टूडियो का नंबर है 23421081, 23421083 और दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूले। तो डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती की, तो सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों अपनाएं हम इसे। देखिए, ऐसा है, प्राकृतिक खेती आगे अगर आप आज से 50 साल पहले या उससे और पहले की बात करेंगे जी, तो हम लोग ज़्यादातर जो खेती करते थे वो प्राकृतिक खेती से काफ़ी नज़दीक थे, प्रकृति के हम लोग काफ़ी करीब थे। धीरे धीरे ज़्यादा उपज देने वाली प्रजातियां आईं, उसके साथ में बहुत सारे रासायनिक उर्वरक आए, बहुत सारे रसायन आए, और आज ये आलम है कि हम हर एक फसल को उगाने के लिए इन रसायनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। अब रसायन कुछ तो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं कि जैसे आपके खरपतवार मार देंगे, कीड़े मकोड़ों को मार देंगे, बीमारियों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन साथ साथ हमें भी ख़त्म कर रहे हैं जी। क्योंकि इनका जो अवशेष है वो हमारे अनाज में, हमारे वायुमंडल में, हमारे जितने भी जल के स्रोत हैं उनमें, हमारी भूमि में, सब में रह जा रहा है। और आज हम देखेंगे कि हमारे बहुत सारे किसान भाई या बहुत सारे ग्रामीण या बहुत सारे शहरी लोग जो खान पान है वो विषाक्त युक्त खान पान कर रहे हैं जी। और उससे आप देखें अस्पताल भरे पड़े हैं, कहीं कैंसर की बीमारी, कहीं कोई बीमारी तो बढ़ती जा रही है। इसका कारण ये है, इसलिए हम पुनः सोच रहे हैं क्योंकि हम अपना क्यों ना वही शुद्ध भोजन, वही प्रकृति से जुड़ा हुआ भोजन करें। और उसके लिए ये एक पहल है कि किस तरीके से हम अपने प्राकृतिक चीज़ों से खेती करके और प्रकृति का दिया हुआ जो शुद्ध चीज़ है उस पर फिर निर्वाह करें। बिल्कुल, क्या बात है डॉक्टर साहब। ये जो आपका विचार है निश्चित रूप से कार्यक्रम किसान की बात के माध्यम से हमारे किसानों के बीच पहुंच ही गया है, और आधार इतना मजबूत आपने बना दिया कि जो हमारा शरीर है जो काम नहीं कर रहा है, हमें दिख रहा है कि हमारा शरीर है या हमारे पशु हैं जिनका शरीर जो है दूषित हो रहा है, इस विषाक्त हो रहा है भोजन को लेके, तो क्यों ना प्रकृति से दिया हुआ वही हम ग्रहण करें जो प्रकृति हमें देती है। अब बात आती है, जैसे आपने कहा कि शुरुआत कैसे करें, क्योंकि निश्चित रूप से जब हम प्रकृति की ओर जाएंगे तो उत्पादन पे तो प्रभाव पड़ना है। तो इसमें हमारे किसान भाई बहनों को आप क्या सलाह देंगे कि कैसे शुरू करें? देखिए, शुरुआत ऐसे करनी होगी कि आप जितनी भी आपके भूमि है, जो भी आप काम कर रहे हैं आप करिए, जी। कुछ हिस्सा
उसका कुछ हिस्सा 1/5, 1/10, 1/20 जितना आप उसको दे सकें, कुछ हिस्सा आप जैविक खेती को समर्पित कर दें जी। और उसमें फिर इसके जो विभिन्न आयाम हैं, जितने विभिन्न आदान हैं, उनको हम पालन करते हुए फिर देखें कि धीरे धीरे कैसे हम उपज का स्तर बढ़ा सकते हैं। जी। अगर सही तरीके से पौधों को खुराक मिलेगी तो निश्चित ही हमारे जो उत्पादन है वो भी बहुत नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन शुरू में जब तक आपको पता नहीं कि पौधे की वास्तव में आवश्यकता क्या है, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि हम कितनी खाद डालते थे, कैसे डालते थे, कैसे रखते थे जी। तो जब हम उसको शुरू करेंगे तो एक बार फिर हम अपने उत्पादन भी अच्छा ले सकते हैं और शुद्ध होगा वो तो होगा ही होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने पहले बताया कि उसके अंदर हमने खाद डाली, उसके अवशेष तो हमारे उस खेत के अंदर हैं, तो उससे उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं? उसको कैसे निकालेंगे या कितना समय लगेगा उसको खत्म होने में? प्रकृति में एक प्रक्रिया हमेशा ही डिग्रेडेशन की चलती रहती है, जो हर चीज जो है अपने आप खत्म होती रहती है जी। हर चीज नाशवान है, तो जाहिर है जो जहर पड़ा हुआ है, जो रसायन पड़े हुए हैं, एक न एक दिन हमारे धूप से, जल से, वायु से धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे जी। तो ये सोचा जाता है, हमारी आम धारणा है कि 3 से 4 साल में वो सब खत्म हो लेते हैं और हम अगर प्राकृतिक रूप से चलें तो जल्दी जल्दी हमारी भूमि फिर शुद्ध हो सकती है। तो मतलब एक तरीके से शोधन होगा हमारी भूमि का जी। और हम इसको जब अगर अपनाएंगे प्राकृतिक खेती को जी, यानी उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। उर्वरा शक्ति के साथ बहुत सारे आयाम होते हैं, ना कि सिर्फ उर्वरा शक्ति। उर्वरा शक्ति का मतलब होता है कि पौधों को सभी पोषक तत्व मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम उर्वरा शक्ति में पूरी जो जमीन के अंदर की पारिस्थितिकी है उसकी बात करते हैं। कितने उसमें जीवाणु हैं, कितनी उसमें फफूंदी है, कितने उसमें अन्य प्रकार के जीव जंतु हैं जो कि एक हार्मनी में रहते हैं, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं जी। उनकी कितनी एक्टिविटी, उनकी प्रक्रियाएं कितनी है, कितने एंजाइम जमीन में, तो बहुत सी चीजें हम लोग देखते हैं और उसको मान के चलते हैं कि ये अब प्राकृतिक रूप से पूरा तंत्र जो प्रकृति में होना चाहिए वो चल रहा है और हम जो रसायन डाल रहे हैं उनसे कोई उसमें व्यवधान नहीं आ रहा है जी। तो इसके लिए क्या हमारे किसान भाइयों को मिट्टी की जांच करवाने के लिए जाना होगा? मिट्टी की जांच से शुरुआत ना करें। हम शुरुआत जो करेंगे, पहले तो हम इसको समझेंगे ये है क्या। तो इसमें 4-5 चीजें बहुत जरूरी हैं जिनको हम कहते हैं जैविक आदान। जो इनपुट्स हैं हमारे, उनके बहुत सारे जैविक होने चाहिए जी। ये सबसे खास बात है। दूसरा बात, अब ये जैविक कैसे होने चाहिए उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं कि गौमूत्र से, दालों से और जो गाय से निकले हुए उत्पाद, गुड़ सब मिला के जीवामृत, घन जीवामृत और ये पंचगव्य वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग जो कि एक तरीके से उद्दीपक होते हैं, जो कि ये जमीन के अंदर जितने भी जीवाणु हैं, जितना भी जो एक संसार है जीवाणुओं का, उन पे प्रक्रिया करते हैं, उनको उद्दीपित करते हैं, जो कि पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। दूसरी इसमें खास बात जो होती है वो होती है कि आप मिट्टी के स्वास्थ्य का संवर्धन किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिट्टी का जो स्वास्थ्य है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम किस तरीके से अच्छे उस पे लाएं, उसका स्वास्थ्य ठीक करें। स्वास्थ्य ठीक करने का मतलब वो दोबारा वही है कि हम सभी जीवाणुओं को जिंदा करें। पूरी तरीके से जो बाहर से हम ले रहे हैं कृत्रिम आदान, जो इनपुट हैं जैसे रसायन है, खाद और जो उर्वरक हैं, उनका बिल्कुल परित्याग कर दें जी। और इसके अलावा जो स्थानीय संसाधन है जो हमारे अपने खुद ही खेत में पैदा होते हैं उनका ही प्रयोग करें। तो ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और फसल चक्र उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। फसल चक्र को अपनाएं। विभिन्न तरीके की फसलें, एक फसल दूसरी फसल की पूरक होती है, तो वो सारे सिद्धांत हम फसल चक्र के अपनाएं। कीड़े मकोड़ों के अगर प्रकोप है उनके नियंत्रण के लिए जैविक विधियां अपनाएं जी, जिसमें ज़्यादातर अपने खेत में ही किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आधार बन चुका है कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं अपने छोटे से हिस्से से। सबसे पहले स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए कोशिश करें। तो डॉक्टर साहब, जो हम चाहते हैं कि जो प्राकृतिक खेती है, ऐसी किस्में या बीज, उनका चुनाव किस प्रकार से करें, किस प्रकार से इनकी जो हमें बिजाई करनी है, किस प्रकार पद्धति क्या है, विधि क्या है, कि उसमें भी हम किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने के बाद उसको शुरू करें। जी हाँ, अब भूमि है हमारे पास। अब किसान भाई अब कैसे प्राकृतिक करें, तो ये एक सोचने की बात है। तो पहले तो जुताई गुड़ाई सब बंद कर दें। जुताई भी नहीं करनी है? बिल्कुल नहीं करनी। गुड़ाई और जुताई उसके बिना कैसे करेंगे? आप सिर्फ ये देखिए कि आप उसमें मतलब जुताई गुड़ाई करने का मतलब ये है कि आप बीज तो लगाएंगे जी। और
उसको इसे जमीन को कम से कम डिस्टर्ब करना है। जो हमारी भूमि है, जिसको माँ कहा जाता है, उसको कम से कम परेशान करना है। और उसके साथ हम बीजों का चुनाव ऐसे करेंगे, जो कोशिश ये करें कि जो देसी बीज पुराने होते थे, अच्छे बीज होते थे, जो गांव में अभी भी कहीं कहीं उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करें। जो आजकल हाइब्रिड और ये इस तरीके के आ रहे हैं, इनका परित्याग करें धीरे धीरे। दूसरी बात, हम डाइवर्सिफिकेशन, मतलब बहुत सारी फसलों का जंबल बनाएं। एक तरीके से सबको मिक्स करके, पहले जैसे मिलमा फसलें करते थे, ये करते थे। हमने जैसे कोई फसल लगाई हुई है, उसके ऊपर जो जैसे पहले बहुत सारे प्रतान टाइप के होते थे, बहुत सारे जो पौड़ने वाले होते थे, एक के ऊपर एक चढ़ने वाले पौधे होते थे, एक का सहारा लेके दूसरे, जैसे कद्दू वर्गी है और ये सब है। तो इस तरीके से लें कि उन पे जो सीधे खड़े पौधे, उनके ऊपर वो चढ़ने वाले पौधे हों। मटर की खेती है, जैसे मटर की खेती गेहूं के साथ कर दी या जौ के साथ कर दी, तो वे उसके ऊपर जा रही। लोबिया है, ज्वार के साथ में लोबिया मिला दिया, तो लोबिया से आपका कई फायदे हो गए कि आपने ज्वार लगाया, ज्वार तो चारे के लिए हो गई, दाने के लिए भी हो गई, लोबिया साथ में लगा दिया। लोबिया ने क्या किया कि नाइट्रोजन आपके ज्वार को भी दे दी, और लोबिया से कुछ दिन में आप हरी फलियां तोड़ के सब्जियां भी ले सकते हैं, और सब्जियों के अलावा हम दाना भी ले सकते हैं अगर उसे पका लेंगे जी। अगर हरा पौधा उखाड़ते हैं तो आपको हरे पौधे से चारा भी मिल सकता है, और जड़ें वायुमंडल से नाइट्रोजन दे ही रही हैं। तो इस प्रकार से इसको हम कई रूप में प्रयोग कर सकते हैं हर पौधे को। ऐसे ही सब्जियां लगाइए, कुछ ऐसे बाउंड्री पे वृक्ष लगाइए, मतलब मल्टी स्टोरी भी करते हैं, हम खेती करते हैं जी। कि कुछ वृक्ष हैं, कुछ झाड़ियां हैं, इन सबको जिसमें फल भी मिलते हों, आपको लकड़ी भी मिलती हो, सब कुछ मिलता हो जी। तो इस तरीके से एक वो करते हैं, जैसे पुराने टाइम में हम करते थे कि किनारे पे हमने कद्दू भी लगा दिए, सब तोरई भी लगा दी, फसल भी चल रही है, साथ में कुछ और बीज डाल दिए। तो इस तरीके से होगा कि आपकी आवश्यकता के अनुसार, हमारे बाजार में मांग के अनुसार हम चीज़ों को उसमें समावेशित कर सकते हैं और उगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने तो पुराने जो हैं वो दिन याद दिला दिए, जब हमारी दादी नानी जो हैं वो जब थेपड़ी या उपले बनाने के लिए जाती थी और घेर के अंदर जो है वो बेल लगा कर आ जाती थी। जी हाँ, जी हाँ जी। और जब हम बात करेंगे सिंचाई की, तो उसकी क्या पद्धति रहेगी? सिंचाई में देखिए, प्राकृतिक खेती में बापसा पद्धति होती है। बापसा पद्धति होती है, इसमें सीधे सिंचाई नहीं की जाती, जैसे आजकल सीधा कूड़ों में या अलग अलग तरीके से सिंचाई करते हैं। उसमें कोशिश ये की जाती है, एक तो मल्चिंग बहुत जरूरी है जी। कि जमीन को हमेशा आच्छादन, जमीन को ढक के रखें। ढक के किससे रखें? जो खरपतवार वगैरह होंगे हाथ से उखाड़ के और वहीं पे बिछा दें। खरपतवार हैं, फसल के अवशेष हैं, उनको बिछा दें, जिससे जमीन हमेशा कवर रहे। कवर रहने में दो फायदे होंगे। एक तो जो नमी अंदर है नीचे, वो उड़ेगी नहीं, वाष्पीकृत नहीं होगी, कम होगी, और वो फसल के काम आ जाएगी। दूसरा ये होगा, अगर वो ढका रहेगा तो उसमें खरपतवार और नहीं निकलेंगे जी। तो दो तरीके के फायदे उससे हैं। और जब वो ऊपर का पलवार जब सड़ेगा तो उससे भी कार्बन मिल जाएगा जमीन को, और कार्बन होगा तो वो कार्बन भोजन है विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का, तो हमारे जमीन में जीवाणु भी बढ़ेंगे जी। और जो सिंचाई की बात है, वो सिंचाई ऐसे करेंगे, जो कुओं में करेंगे, और ऐसे करेंगे कि उसकी वाष्प पौधों को मिले, ना कि डायरेक्ट सीधी सीधी जड़ों में पानी एकदम सीधा घुस जाए और भर जाए वहाँ पे। तो इससे पानी की भी बचत है। इससे जो हम बाहर से इतना सारा खाद मंगा रहे हैं, इतनी यूरिया मंगा रहे हैं, ये सब हो रहा है, उस सब की बचत है जी। हम अपने ही संसाधनों पर अपने ऊपर स्वयं में निर्भर रह सकते हैं जी। बिल्कुल। तो अमित, ये तो बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं डॉक्टर साहब जी। और जैसा कि विषय है प्राकृतिक खेती के विविध आयाम, वहीं धान की पराली का समुचित प्रबंधन, और जैसा अभी आपका जो अभी आप बता रहे थे डॉक्टर साहब, इसमें बहुत अच्छी बात रही कि हमें कहीं ना कहीं पराली चाहिए मल्चिंग के लिए, आच्छादन करना है हाँ। और हमारी ज़मीन में कार्बन की भी अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ किसान भाइयों को यदि इस समय हम देखें कि धान की कटाई चल रही है, लोग लगे हुए हैं, तो क्या जो धान की पराली इस समय है खेतों में, और देखते हैं कि हम बार बार यहाँ कोशिश होती है प्रत्येक वर्ष की तरह कि भाई पर्यावरण है, इसको बचाना है, प्रदूषण ना हो, वायु प्रदूषण ना बढ़े, बीमारियां ना बढ़ें, बहुत इसमें हमारे किसान भाई बहन भी बहुत जागरूक अब हो गए हैं। लेकिन वहीं आपकी जो राय है कि धान की जो पराली का प्रबंधन है, उसको किस प्रकार से समुचित किया जाए, क्या क्या लाभ इससे मिल सकते हैं? देखिए, जो देखा जाए कि बहुत ये रहता है इस सीजन में कि हमारे किसान भाई बहुत जल्दी में रहते हैं कि धान कट जाए, उसकी पराली को हम निस्तारण करके और तुरंत गेहूँ बो दें जी।
लेकिन इसमें ये रहता है कि सबसे आसान उन्हें दिखता है कि माचिस लगाओ और वो कर दें। लेकिन आजकल सरकार ने इतने प्रयास किए हैं कि बहुत सारे उपाय हमारे पास उपलब्ध हैं। उपाय में कुछ ऐसा है कि कुछ मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं गांव-गांव में, और उन मशीनों से आप जो पराली का जो हिस्सा है काट के उनकी वेलिंग कर सकते हैं, उसकी गांठ बना सकते हैं जी। और जो कि कई जगह उसकी डिमांड है आज की तारीख में, तो कई जगह जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं तो वो उसको खरीदते हैं, कई जगह उसको फ्यूल की जगह यूज़ कर रहे हैं, मतलब जलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो भट्टियों में और कोयले के साथ में जी उस तरीके से। तो उसका अलग रूप और ये है कि एक ये भी उपाय है कि आप उसको मिला के ज़मीन में, और पूसा डिकम्पोजर आता है और इसकी तरीके से और भी बहुत सारे डिकम्पोजर आ रहे हैं आजकल, तो उससे तेज़ किया जा सकता है उसका सड़ना। तो कहते हैं अगर सितंबर के आखिर में या अक्टूबर की शुरुआत में अगर धान की कटाई होती है तो आप पराली को अगर ज़मीन में भी मिला देते हैं और वो सब प्रयोग करके करीब 1-1.5 महीने में, जब तक आपका धान वो गेहूं 15 नवंबर तक तैयार होगा ना बोने के लिए, तब तक आप उसको बुआई कर सकते हैं। और ये तब तक इतना हो जाएगा, सड़ जाएगा कि आप अपने गेहूं की बुआई आसानी से कर सकते हैं। और एक उपाय और भी है, अगर आपके पास थोड़ा और भी तकनीक और श्रमिक अगर उपलब्ध करा पाए तो आप इसको इकट्ठा करके बाहर निकाल लें या उसी खेत में एक जगह ढेर लगा लें, और इससे बहुत अच्छी कंपोस्ट भी बनती है जी। तो पूसा संस्थान में हम इस पर प्रयोग भी करते रहते हैं कि मशीन से हम जो विंडरो मेथड से आजकल इसकी बहुत अच्छी कंपोस्ट बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हाँ जी डॉक्टर साहब, विषय ऐसा है कि निश्चित रूप से हमारे सभी श्रोता इसमें बहुत ही गहराई से हैं और कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन चर्चा को यहाँ रोक करके एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, जी हाँ शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। पुनः स्वागत है आप सभी श्रोताओं का, और विषय हमारा है प्राकृतिक खेती के विविध आयाम और धान की पराली का समुचित प्रबंधन। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शिवाधार मिश्रा इस बारे में पूर्ण जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल कमलेश, डॉक्टर साहब तो उपस्थित हैं ही, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं कि जब देश के ऐसे वैज्ञानिक बेटे अनुसंधान करते हैं और वो रेडियो के माध्यम से किसान की बात के द्वारा पहुंचता है किसानों तक, तो निश्चित रूप से उत्पादन सुधरता है, हमारा स्वास्थ्य सुधरता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। वहीं दूसरी ओर सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देती है हमारे किसान भाइयों का। अब देखें ना आप कि सरकार ने हाल ही में जो रबी की 6 प्रमुख फसलें हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP में वृद्धि की है, उनकी घोषणा भी हो चुकी है। जैसे कि अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के मूल्य में 160 रुपया प्रति कुंटल की वृद्धि करके जो
2425 रुपया प्रति क्विंटल था, वह अब 2585 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है, यानी 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी है। और जब जौ की बात करें तो जौ जो है 2150 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा, जो पहले 1980 रुपए था। भी चने में भी 2000 यहाँ जो है 225 रुपए की वृद्धि करके जो 5650 रुपया प्रति क्विंटल खरीद रहे थे, अब वो 5875 रुपया प्रति क्विंटल हो क्या। और जब मसूर की बात करें तो ये 6700 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, यानी 300 रुपए प्रति क्विंटल की इस पर भी वृद्धि हुई है। बिल्कुल। और रबी की फसल में सरसों को कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। सरसों के मूल्य में भी 250 रुपए की वृद्धि प्रति क्विंटल हुई है, जो कि 5950 से बढ़कर के 6200 रुपया प्रति क्विंटल हुआ है। तो हमारे किसान भाई बहन भी इस बात पे ध्यान दें कि केवल आवश्यकता जागरूकता की है। किसान भाई बहन जो काम कर रहे हैं उसमें यदि वैज्ञानिक सोच और विशेषज्ञों की जो राय है उसको लागू किया जाए तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा होगा, आर्थिक स्तर में भी सुधार होगा। इसी को लेकर के कार्यक्रम किसान की बात महत्वपूर्ण बन जाता है जब बात आती है हमारे स्वास्थ्य से संबंधित प्राकृतिक खेती की। डॉक्टर शिवाधार मिश्रा यहाँ हैं, बात चल रही है और बहुत ही अच्छा विषय कि धान की पराली का समुचित प्रबंधन, क्योंकि ये समय है। ऐसे में हम देखते हैं कि बार बार आगे जाके कहेंगे कि जी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, फेफड़े संबंधी बीमारियां हैं, श्वास संबंधी बीमारियां हैं, तो क्यों ना हम ही जागरूक होकर के प्रत्येक, न केवल किसान अपितु प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, जिसको बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर शिवाधार मिश्रा समझा पाएंगे कि क्या है, किस प्रकार से हम इसका समुचित प्रबंधन करें। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले जो था न्यूज में भी देख रहे थे कि पराली जल रही है और किसान जो है धीरे धीरे पराली को जलाना शुरू कर रहे हैं और उसकी जो हवा है वो धीरे धीरे वातावरण में फैलती जा रही है। हम तो बार बार यही कोशिश करते हैं कि धान की पराली को ना जलाएं। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? देखो, तरीके तो बहुत हैं, जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, लेकिन जो मुख्य मैं जोर दूंगा कंपोस्ट बनाने पर जी, क्योंकि बाकी तरीके तो सरकार प्रयास कर रही है। अगर आप उसको विभिन्न एजेंसियों को जहाँ जहाँ जो खरीद रहे हैं, चाहे तो उसको फर्नेस में जलाने के लिए जहाँ पे हो रहा है यूज़, या फिर उसको बेल बना के जो कंप्रेस्ड बायोगैस बन रही है वहाँ के लिए भी दे सकते हैं जी। उसके अलावा अगर ये नहीं कर सकते हैं तो एक तीसरा उपाय ये था कि जो हमारे जितने भी कंबाइन हार्वेस्टर हैं उनके पीछे एक अटैचमेंट लगाया जा रहा है जी, और उस अटैचमेंट से वो पराली जो है उसको छोटा छोटा काट के कर देती है वो, और उसको हम ज़मीन में अच्छे से मिला सकते हैं। जब छोटा छोटा हो जाता है तो ढेर एक जगह नहीं लगता है। एक और उपाय ये होता है कि उसको जो ज़मीन पे रह जाता है उसको रीपर से काट के, या बाकी सबका जो बचा हुआ है उसके लिए और मशीनें, मेरा मतलब है मशीनों का इसमें उपयोग बहुत ज़्यादा है। और अगर आप जो मशीनों से एकत्रित कर लेंगे जितना भी वो पराली खेत में है, तो या तो बेच सकते हैं। अगर बेचने की आपको लग रहा है कि इसमें इतना सारा हमने मशीन चला के पैसा लगाया है तो उसके बराबर हमारी बिक्री नहीं हो रही है, तो आप उसको लेके कंपोस्ट बना सकते हैं। जिन भाइयों के किसान भाइयों के पास जानवर हैं, गोबर होता है घर में, तो उस गोबर को उस पराली के साथ मिला के और ढेर लगा के, उस ढेर को लंबाई में ढेर लगाना चाहिए। जो कटी हुई पराली है तो लंबाई में ढेर लगाते हैं, उसकी ऊंचाई लगभग हम 2 मीटर तक रखने की कोशिश करते हैं। और जब 2 मीटर का ढेर लगाओगे ऊंचा, तो उसकी चौड़ाई भी नीचे 2 मीटर ही हो जाती है जी। फिर आपके पास जितनी भी जगह है, लंबाई जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं, 2 मीटर ऊंचा 2 मीटर चौड़ा, लाइन एक बन जाती है। आप देखें कुछ दिन में उसी लाइन में अगर थोड़ा सा पानी डाल दें और डिकम्पोजर डालें, आजकल कंपोस्ट के बहुत सारे डिकम्पोजर या मीडिया या माध्यम अलग अलग नाम से आ रहे हैं, उन सबको हम दे सकते हैं जी। उन सबको डाल के और फिर इसको अगर कुछ ना मिले तो आप गोबर की स्लरी बना के, गोबर को थोड़ा सा गीला करके और घोल बना के वो भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। उसको बार बार मिलाने से एक बार मिला के आप छोड़ दीजिए और लगभग 10 से 15 दिन बाद पुनः उस ढेर को एक बार मिक्स करिए। मतलब जो पूरा मटेरियल उसी तरीके से उसी लाइन में उसको पलटते हुए आगे बढ़ जाइए। आप देखेंगे कि उस ढेर का साइज जो 2 मीटर बनाया था वो 1 मीटर ही रह गया है, मतलब ऊंचाई अपने आप घटती है। तो वहाँ पर ये प्रोसेस शुरू हो चुकी होती है। आप इसको अगले महीने फिर यही काम कर दीजिए, वो 1 मीटर ही रह जाएगा। तो कोशिश ये करिए उसकी ऊंचाई बढ़ाते रहिए, चौड़ाई कम करते रहिए।
आप देखेंगे 3 महीने 3.5 महीने में जब 3 या 4 पलटाई कर लेंगे इस तरीके से, तो आपकी बहुत बढ़िया खाद बन के तैयार हो जाती है, जिसको अगली फसल में प्रयोग कर लीजिए या इंतजार करिए धान की फसल जब लगाते हैं तब लगा लीजिए जी। तो इस तरीके से एक बहुमूल्य खाद आपको प्राप्त हो रही है। इससे कितनी यूरिया की बचत हो सकती है, कितनी डीएपी की बचत हो सकती है, कितनी फास्फोरस फर्टिलाइजर की है और कितनी पोटेशियम फर्टिलाइजर की। तो एक तरीके से हमारे पास खुद ही संसाधन है, उन संसाधनों को हम पुनर्चक्रीकरण कैसे करें, उपाय चाहिए और उपाय उपलब्ध हैं। बस ये है कि विल पावर चाहिए कि थोड़ा सा हम सोचें कि हम जो माचिस लगा रहे हैं उससे कितने नुकसान है और अगर थोड़ा प्रयास कर लें तो उससे कितने फायदे हैं। क्योंकि मेहनत तो हमेशा रहलाती है, मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम भी हम सबको मिलेगा। बिल्कुल। और इसका प्रयोग क्या हम प्राकृतिक खेती की अगर खाद की बात करें तो उसमें कर सकते हैं? देखिए, प्राकृतिक खेती कहती है कि बाहर का कोई चीज नहीं लानी है जी। तो आपको उसमें प्राकृतिक खेती में अगर ये तैयार धान करते हैं तो धान की पराली का ढेर लगा लीजिए कोने में। जानवर, प्राकृतिक खेती में जानवरों का भी समावेश है, तो जानवर वो पराली चारे के भी काम आती है और चारे के अलावा उस पराली का आप चाहे तो कंपोस्ट जैसे मैंने तरीका बताया वो भी बना सकते हैं, लेकिन वो उसी खेत में तैयार करके वहीं पर अगर प्रयोग करेंगे और उस तरीके में बाहर का कोई माध्यम नहीं होगा, अपने आप गाय का गोबर और वो सब डालेंगे जो मिला के जो बनेगा जी, वही हमारा वो होगा। और आप उसमें तो या तो मल्च करिए, उसका आच्छादन कर दीजिए, आच्छादन से अपने आप गलेगी या वहीं गल जाएगी, तो आप उसको वहीं जमीन में मिलाइए। जी, फिर तो बहुत ही अच्छी बात बताई है डॉक्टर साहब। प्राकृतिक खेती में अगर हम उत्पाद की बात करें, जी हाँ। कई बार उत्पाद का जो यदि हम बाजार करें कि बाजारीकरण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती से जो प्राप्त उत्पाद होगा वो बाजार में महंगा जाएगा, तो उस पर भी हम चाहेंगे कि किसान भाइयों को आप इसमें क्या सलाह देंगे कि उसमें क्या अंतर है और किस प्रकार से हम अच्छा मुनाफा प्राकृतिक खेती करके कमा सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक खेती एक तो आपको पहले तो आप अपने लिए प्रयोग करेंगे जी। तो उसके बाद आप जब अपने लिए करेंगे तो आपकी साख होगी, आपके गांव वाले जानेंगे, आपके मोहल्ले वाले जानेंगे, आपके जो लोकल एरिया के लोग जानेंगे कि आपने ये प्राकृतिक खेती की है, ये उत्पाद प्राकृतिक है। तो पहले अपने घर के लिए होगा, फिर लोग हो सकता है आपसे खरीदने लगें। और खरीदने में हमेशा ही अगर आपको पता है कि ये जहर मुक्त सब्जी है, जहर मुक्त उत्पाद है, तो आप निश्चित ही 2 गुने दाम देने को तैयार हो जाएंगे जी। कि बाजार में जो मिल रहा है हमें पता नहीं है जी। और अगर आपको पता है किसी न किसी तरीके से, जैसे हमारे ऑर्गेनिक जैविक उत्पादों के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है, तो सरकार की पॉलिसीज़ भी आ रही हैं इस तरीके की कि वो ऐसे किसानों को भी रजिस्टर्ड करें, ऐसे किसानों के जो जैविक खेती कर रहे हैं और उनके उत्पाद के लिए बाजार में किस तरीके से प्रीमियम प्राइस, ज़्यादा पैसे लिए जा सकते हैं, ज़्यादा कमाई कर सकते हैं हमारे किसान भाई। तो इसके लिए भी और ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत है। और मीडिया तो है ही हमारा संसाधन। अच्छा, मीडिया की वजह से तो हम उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो और सोशल मीडिया पर डालेंगे तो उससे हमें पता भी चल जाएगा कि कहाँ पर जो है प्राकृतिक खेती अधिक हो रही है और उसमें कौन कौन से उत्पाद बनकर हमारे सामने आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब। यहाँ जो कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती के विविध आयाम और धान की पराली का समुचित प्रबंधन जो विषय पर बातचीत हुई है, निश्चित रूप से हमारे किसान भाई बहन इससे लाभान्वित भी होंगे। और आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंची है, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी किसान भाई। और अमित, अब हम अपने किसान भाइयों को कहेंगे कि हमारा आज का सफर यहीं तक। सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।